हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में पार्ट 3 करेंगे जिसमें है हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो हाइगेंस के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन के नियम की व्याख्या किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसकी फिगर को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें लिखना क्या है उसको देखते हैं। तो ये जेड और जेड डैश ये पृथककारी तल है, ठीक है, जो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को, ठीक है। इसमें पृथककारी मतलब दो माध्यम, पृथककारी का मतलब क्या होता है, दो माध्यम। जेड और जेड डैश ये जो तल है ये पृथककारी माध्यम अर्थात दो अलग अलग माध्यम है। जेड जेड डैश विरल और सघन माध्यम को अलग कर रहा है। जेड जेड डैश तल पर ए और बी तरंगाग्र आपतित हो रहा है इस पर, इसलिए आपतन कोण आई, इस पर ये आपतित हो रहा है इसलिए आपतन कोण क्या हुआ, आई बन गया। यहाँ पे हाइगेंस के परावर्तन के नियम में बताया गया था कि तरंगाग्र पर जो कण होते हैं वे सभी नए स्रोत का कार्य करते हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग हाइगेंस के सिद्धांत में पढ़े हैं कि हाइगेंस में क्या होते हैं कि उनके परावर्तन के नियम में बताया गया था कि तरंगाग्र पर जो कण होते हैं वे सभी नए स्रोत का कार्य करते हैं। इन नए तरंगों से द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। जो नए तरंगे आती हैं उन नए तरंगों से द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। इसी तरह ए बी पर जो कण उपस्थित होंगे वे नए कण स्रोत का कार्य करेंगे। इन नए स्रोत कार्य के द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा यहाँ से, तो द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। द्वितीय तरंगिकाएं जितने समय में बी से बी डैश तक पहुँचेगी उतने ही समय में ए से ए डैश तक पहुँचेगी, ठीक है। द्वितीय तरंगिकाएं जो ए से बी डैश तक जितने समय पहुँचेगी उतनी ही समय में ए से ए डैश तक पहुँचेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तरंगाग्र विरल से सघन माध्यम में जा रहा है। जो आपका तरंगाग्र है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो हम जानते हैं कि विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर तरंगे क्या होती हैं, झुक जाती हैं। तो सघन का तरंगाग्र ए डैश बी डैश है, ए डैश और बी डैश है। यह अपवर्तित तरंगाग्र हो गया अर्थात अपवर्तन कोण आर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर किरण आई तो आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण हो गया इस प्रकार से। तो इसमें लिखा भी वही गया है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। माना एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी विरल एवं सघन माध्यम के पृथककारी तल जेड जेड डैश पर आपतन कोण आई पर आपतित हो रहा है। तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण नए तरंगाग्र स्रोत का कार्य करते हैं, अतः जिससे द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, द्वितीय तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है, ठीक है। माना जितने समय में बी से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश तक पहुँचती हैं ठीक उतने ही समय में ए से चलने वाली द्वितीयक तरंगिका ए डैश तक पहुंचती है, ठीक है। और बी से बी डैश तक जितने समय पहुंचेगी उतने ही समय में ए से ए डैश तक द्वितीय तरंगिकाएं पहुंचेंगी। द्वितीय तरंगिकाएं ए डैश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार ए डैश बी डैश अपवर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है। ए डैश बी डैश हमें क्या प्राप्त होता है, अपवर्तित तरंगाग्र के रूप में प्राप्त होता है, जिसे यहाँ पर कोण आर मान लिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपतित होती है इसलिए यहाँ पर आई मान लिया गया है, तथा माना इसका कोण अपवर्तन कोण क्या है, आर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आपको ये देखना है कि जो समकोण त्रिभुज ए डैश बी डैश है, इसमें समझते हैं पहले इसको। आइए इसको इस यहाँ से समझते हैं हम। एक समकोण है, इसमें समकोण ए बी बी डैश, ए बी बी डैश यहाँ पर समकोण बन रहा है, ठीक है। इसमें इस साइन आई, तो यहाँ से हम साइन आई बराबर, तो सामने का कोण तो यहाँ पर हो जाएगा बी बी डैश, ठीक है,
लंब बटा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए और बी डैश हो जाएगा, ए बी डैश। ये सामने 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, तो लंब बटा कर्ण होता है साइन का मान हुआ यहाँ पे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए डैश बी में, अब यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश में। ठीक है, अब यहाँ से साइन आर ले लेते हैं, तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब क्या होगा, ए और ए डैश हो जाएगा, ए डैश बटा कर्ण, यहाँ पर क्या होगा, ए और बी डैश होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ये समकोण ए है, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, 90 अंश के सामने की भुजा, तो इसलिए यहाँ पर ए और बी डैश हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, तो समीकरण 1 से 2 में भाग दे देते हैं, तो जब भाग देंगे तो साइन आई बटा साइन आर, समीकरण 1 में 2 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, बराबर यहाँ पर इसको लिखेंगे बी डैश बटा बी डैश, और इसका पूरे का बटा फिर क्या हो जाएगा, ए डैश बटा बी डैश। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर बी डैश बटा बी डैश गुणे, इसको उल्टा कर दीजिए, ए बी डैश बटा ए डैश हो जाएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन आई बटा साइन आर बराबर यहाँ पे क्या बचा, बी डैश बटा ए डैश बचा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है हमें, हम जानते हैं कि दोनों का जो समय है वह समान है, दोनों का समय क्या है, समान है, जितना वे समय यहाँ से यहाँ तक आने में लेती है तरंग, उतना ही समय ए से ए डैश तक आने में लेती है, तो समय दोनों का समान है, लेकिन चाल अलग अलग है। क्यों, क्योंकि एक विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है, इसलिए इसकी चाल क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यम अलग होने के कारण इसका माध्यम अलग होने के कारण इसका चाल अलग अलग है, लेकिन समान समय में पहुंच रहे हैं, ये चीज़ है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी कितना है यहाँ पे, ये दूरी यहाँ पर बी डैश है इसकी दूरी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी डैश बराबर, अब यहाँ पर चाल क्या है, चाल b1 चाल है, बी डैश दूरी तय कर रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये दूरी हुआ, चाल यहाँ पर क्या है b1, और समय कितना लग रहा है t। इसी प्रकार से यहाँ पर आप दे सकते हैं इसी सूत्र से, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय से, तो ए डैश बराबर यहाँ पर इसको b2 चाल मान लेते हैं, और गुणे t समय में यहाँ पर पहुँच रहा है, तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस प्रकार से। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जब रखेंगे तो साइन आई और बटा साइन आर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, v1 इंटू टी बटा v2 इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर b1 बटा b2। अब b1 b2 ये समान समय में दूरी तय कर रहे हैं, तो इनकी b से b डैश तक चाल जो है अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर b1 b2 कांस्टेंट होगा, यह अपवर्तन के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपवर्तन के नियम से क्या होता है, या स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, तो ये मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यही अपवर्तन का नियम है, यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट। ठीक है,
तो ये हम यहाँ पर इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ये इसमें क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यह V1 V2 कांस्टेंट होगा। क्यों? यह अपवर्तन के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि और यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। अपवर्तन के नियम में बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम में बने आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन और दूसरे माध्यम में बने अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। तो साइन आई और साइन आर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, नियतांक होते हैं। इसलिए B1 और B2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B1 B2 जहाँ यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ B1 बटा B2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यह हम लोग अपवर्तन के नियम में पढ़ चुके हैं, ये हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर नोट में आप देख सकते हैं यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अतः यह भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगली टॉपिक, अपवर्तनांक n एवं तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध है। तो इस संबंध को देख लेते हैं, क्या संबंध है, तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्नेल के नियम से, यहाँ लिखा गया स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमने अभी इसको प्रूव किया है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो है, यहाँ पर क्या था, V1 बटा V2 अर्थात जो कांस्टेंट है वह N2 बटा N1, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसको लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन, इसको ऐसा ना लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर कांस्टेंट बराबर N2 बटा N1 अर्थात समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसे। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, साइन आई बटा साइन आर बराबर B1 बटा B2 समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए साइन आई बटा साइन आर N2 बटा N1 और साइन आई बटा साइन आर V1 बटा V2, ये कांस्टेंट है। इसकी जगह, कांस्टेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V1 बटा V2 लिख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। इस समीकरण नंबर 3 में अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अपवर्तन की स्थिति में आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आवृत्ति में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात V अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती 1/n। यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ समझ लीजिए आप V1 बटा V2 बराबर N2 बटा N1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, को V अनुपाते 1/n लिख सकते हैं। यदि N1 बटा N2 होता है तो, अगर N1 बटा N2 होता है तो हम लिख सकते हैं V, तब हम क्या लिख सकते हैं, V अनुपाते n लिखेंगे। ठीक है, तब n लिखेंगे, तब इस तरह से ये चीज़ हो जाएगा। अगर N2 बटा N1 है तो V समानुपाते 1/n होगा, और अगर N1 बटा N2 है तो V समानुपाते n होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इसके व्युत्क्रमानुपाती में होगा ये। अगर इसको हम बढ़ाते हैं, सॉरी यहाँ समानुपाते बोल दिए, ये व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात इसको बढ़ाने से, अपवर्तनांक बढ़ाने से उसका वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा,
और इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा घटेगा और इसको घटाने से ये बढ़ेगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से है n1 बटा n2 है माध्यम उसका अपवर्तनांक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उसका अपवर्तनांक बढ़ाने से उसकी वेग बढ़ जाएगी, अपवर्तनांक घटाने से वेग घट जाएगा। तो यहाँ पर हम v जो हमने लिखा अभी v 1/n व्युत्क्रमानुपाती 1/n चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपवर्तनांक अधिक है तो चाल कम हो जाएगी। अपवर्तनांक अधिक होने पर चाल कम हो जाएगी, यदि अपवर्तनांक कम होगा तो चाल अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में चाल घटना में आवृत्ति अपवर्तित रहती है। अपवर्तित रहती है, अपरिवर्तित वह यहाँ नहीं रहेगा, अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, रहती है, ये अलग है आपका, इधर समझाने के लिए था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ये b कैपिटल में मान लीजिए और v स्मॉल मान लीजिए और लैम्डा। ठीक है, जहाँ ये v नहीं है, ये न्यू है, इसको न्यू पढ़ते हैं, और ये v है और ये न्यू है। तो इसको हम जहाँ आप लिख लीजिए जहाँ न्यू इज इक्वल टू, जहाँ न्यू है ये क्या है न्यू अर्थात आवृत्ति, न्यू क्या है यहाँ पे आवृत्ति है। ठीक है, और लैम्डा क्या है तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है लैम्डा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से हम इसको ये प्रूफ कर लिए हैं कि लैम्डा अनुपाते 1/n। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ आपके सामने नोट्स है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें नोट में लिखा गया है कि अपवर्तनांक बढ़ाने पर तरंगदैर्ध्य कम होगा तथा n बढ़ने पर लैम्डा अधिक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद। इसमें थोड़ा सा ये रह गया कि अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या कि v1 बटा v2 बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। यहाँ आवृत्ति v नियतांक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है नियतांक है, आवृत्ति b क्या है नियतांक है। तो समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 जो बना हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 यहाँ पर ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 है, और इसको हम समीकरण नंबर यहाँ पर जो v1 बटा v2 बराबर लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। समीकरण 3 और 4 से यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 व 4 से, समीकरण नंबर 3 और 4 से क्या कर सकते हैं आप लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 बराबर n2 बटा n1, या आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1/m n, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, ये तरंग दैर्ध्य कम होगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ये यहाँ पर इस चीज़ को हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।